हेलो। आज मुस्लिम लॉ में हम डावर यानी मेहर के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेहर के जो ख़ास तत्व हैं, जो पॉइंट्स हैं, वो पहले आप नोट कर लें। सबसे पहले मेहर की डेफिनेशन है अब्दुल रहीम, मुल्ला और अब्दुल कादिर वर्सेस सालिमा, इन केसेस में मेहर को डिफ़ाइन किया गया है। फिर हम देखते हैं कि मेहर कितने प्रकार की होती है। काइंड्स ऑफ डावर, तो आप देखेंगे नीचे लिखा है स्पेसिफाइड, निर्धारित। निर्धारित डावर भी दो तरह की हो सकती है। प्रॉम्प्ट डावर यानी तुरंत दे, डिफर्ड यानी भविष्य में दे। दूसरा काइंड होता है अनिर्धारित, नॉट स्पेसिफाइड, एट द टाइम ऑफ मैरिज। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट इज मेहर मिस्ल, यानी ये पूछा जाता है शॉर्ट नोट्स में भी कि व्हाट इज प्रॉपर डावर, मेहर मिस्ल किसे कहते हैं। और आज के टॉपिक में लास्ट पॉइंट अब देखेंगे द कन्फर्मेशन ऑफ द डावर, कि डावर का भुगतान किन किन आधारों पर निश्चित होता है। पहले देखते हैं बाय कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज। दूसरा पॉइंट है वैलिड रिटायरमेंट, जिससे हम खिलवत सही, कभी पूछा जा सकता है व्हाट इज़ खिलवत सही। फिर देखेंगे लास्ट पॉइंट है बाय डेथ ऑफ हस्बैंड और वाइफ। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है डावर के बारे में। डावर के सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ डावर। इसके बाद हम इसको डिटेल में देखते हैं कि मेहर की परिभाषा क्या है। हेलो, जैसा कि अभी आपने वाइट बोर्ड पर देखा कि आज हम डिस्कस करेंगे द डावर। इसके पहले हम मैरिज की डिस्कस कर चुके हैं और मैरिज के वायलेट इसेंशियल जो थे उसमें वन ऑफ द इसेंशियल वेर द डावर, पेमेंट ऑफ डावर बाय हस्बैंड टू हिज वाइफ। अब डावर क्या है? डावर, जिसे आप हिंदी में मेहर कहते हैं, ये जो जूरिस्ट हैं अब्दुल रहीम, इनके अनुसार कि मेहर विवाह के उपलक्ष्य में पत्नी के सम्मान में अधिरोपित दायित्व है। फिर से सुन लीजिए कि मेहर विवाह के उपलक्ष्य में पत्नी के सम्मान में आरोपित एक दायित्व है। मुल्ला अपनी पुस्तक में डिफाइन करते हैं कि मेहर विवाह का प्रतिफल है जिसे पत्नी प्राप्त करने की अधिकारी है। जस्टिस महमूद ने अब्दुल कादिर वर्सेस सलमा के केस में यह डिसाइड किया है कि द टर्म consideration is not used in the sense in which it is used in the contract act, कि प्रतिफल की जो शब्दावली है, जो टर्म है कंसिडरेशन है, ये उस सेंस में प्रयोग नहीं किया गया है मुस्लिम लॉ में जिस सेंस में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में यूज़ किया गया है। लेकिन मेहर की तुलना विक्रय मूल्य के रूप में ही मुस्लिम जूरिस्ट करते रहे। जस्टिस अमीर अली ने कंसिडरेशन की बात को लेकर के इसे क्रिटिसाइज किया है। तो मेहर के बारे में कहा था कि जो कि एक रकम है, कोई संपत्ति भी हो सकती है, जो कि पति के द्वारा पत्नी को देय होती है, और ये मुस्लिम मैरिज का एक आवश्यक तत्व है।
नेक्स्ट पॉइंट जो हमने इसमें देखा है कि काइंड्स ऑफ डावर, डावर कितनी तरह की हो सकती है। एक है स्पेसिफाइड डावर, जिसे हमने देखा बोर्ड पर आपने नोट किया होगा कि निर्धारित मेहर, कि जब एट द टाइम ऑफ मैरिज मेहर निश्चित कर दी जाती है, तो इसे कहते हैं निर्धारित मेहर। निर्धारित मेहर भी दो तरह से देय है। इसका पहला जो पॉइंट है वो है, एक तो प्रॉम्प्ट डावर है, ये विवाह के समय तुरंत देय होता है, ड्यू ऑन डिमांड। ये इसका भुगतान पत्नी के द्वारा मांगे जाने पर तुरंत किया जाना है। और आगे हम इसको देखेंगे कि ये जो प्रॉम्प्ट डावर है, अगर विवाह का कंज्यूमेशन नहीं हुआ है तो ऐसी स्थिति में पत्नी अलग रहने का अधिकार का प्रयोग कर सकती है। यदि अभी विवाह का कंज्यूमेशन नहीं हुआ है और पत्नी ने प्रॉम्प्ट डावर की डिमांड कर दी है, तो जब तक पति उसे डावर दे नहीं देता तो पत्नी उससे अलग रहने के लिए कह सकती है। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि एक दूसरी प्रकृति का है जो भारत में लागू है, हानफिल स्कूल इसे रिकॉग्नाइज जैसे करता है, डिफर्ड डावर। इसे कहते हैं कि यह बाद में देय होता है, या तो पत्नी इसकी मांग करे, या विवाह विच्छेद हो जाए, या मृत्यु हो जाए, तब देय होती है। तो डावर जो है ये दो तरह की हमने देखा, एक निर्धारित डावर और दूसरी अनिर्धारित डावर। और निर्धारित डावर में हमने देखा प्रॉम्प्ट डावर है और डिफर्ड डावर है। और डावर की कोई रकम ऐसी निश्चित नहीं है, पति अपनी मीन्स के अनुसार, अपनी आमदनी के अनुसार महर निश्चित कर सकता है, अपनी आमदनी से ज़्यादा भी महर निश्चित कर सकता है। तो अब दूसरा आता है अनिर्धारित महर, यानी अनस्पेसिफाइड डावर। डावर वो महर जो कि विवाह के समय पक्षकारों में निश्चित नहीं की गई। इफ द अमाउंट ऑफ डावर इज नॉट फिक्स्ड एट द टाइम ऑफ मैरिज, तब क्या होगा? तो ऐसी स्थिति में कहा गया है कि अब पत्नी को एक प्रॉपर डावर मिलने का अधिकार है, एक उचित महर प्राप्त करने की वो अधिकारी है। इसे हम कहते हैं महर मिस्ल। मिस्ल माने एग्जाम्पल। अब किसका एग्जाम्पल लिया जाएगा? इसमें किस बात का ध्यान रखा जाएगा? उचित महर क्या होगी? इसके लॉ ये कहता, मुल्ला ने अपनी किताब में लिखा है कि रिगॉर्ड इज टू बी हैड द अमाउंट ऑफ डावर सेटल्ड अपॉन द फीमेल मेंबर्स ऑफ हर फादर्स फैमिली सच एज हर फादर सिस्टर। तो ये मिस्ल महर जो है ये प्रॉपर डावर के लिए देखा जाएगा कि जो पत्नी की बुआ है, जो पत्नी है उसकी जो बुआएं हैं, उसकी फूफियां हैं, और उसके पति खुद उसकी जो बहनें हैं, इनकी महर क्या निश्चित की गई थी। तो वो एक एग्जाम्पल हो गई, वो एक मिसाल होगी। उसके आधार पर अब महर निश्चित की जाएगी यदि विवाह के समय महर निश्चित नहीं की गई है। जिसे कहते हैं नॉट स्पेसिफाइड एट द टाइम ऑफ मैरिज, तो इसे कहते हैं महर मिस्ल। तो याद रखिएगा आधार क्या होगा, यानी जो वाइफ है उसके जो फादर हैं, उसकी बहन और खुद इस महिला, इसकी बहन, इनके विवाह के समय महर की क्या रकम निश्चित की गई थी, वही स्टैंडर्ड मान करके अब उचित महर इसकी निश्चित की जाएगी और इसे पाने की ये अधिकारिणी है। फिर देखते हैं
कि कन्फर्मेशन ऑफ डावर कन्फर्म कब होती है। एक पॉइंट मुल्ला ने लिया है कि वो कौन सी घटनाएं हैं, ओकेज़न है कि महर की अदायगी, महर को दिया जाना सुनिश्चित हो जाएगा। पहला पॉइंट इसमें दिया है बाय कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज। जब मैरिज कंज्यूमेट हो जाए तो उसके पश्चात ये महर का दावा पत्नी किसी समय भी कर सकती है। जैसा हमने पहले बताया कि अगर प्रॉम्प्ट डावर है और मैरिज कंज्यूमेट नहीं हुई है तो बिफोर कंज्यूमेशन महर पत्नी जो है डावर की अगर डिमांड करती है तो वो पति जब तक उसे भुगतान ना करे तो पत्नी का अधिकार है कि उससे अलग रहने की डिमांड कर सकती है। दूसरा पॉइंट नोट किया कि बिफोर कंज्यूमेशन अगर डाइवोर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, तब इस महर की रकम आधी रह जाएगी। लेकिन इन केस ऑफ डेथ ऑफ हस्बैंड बिफोर द कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज फुल डावर ड्यू रहेगी। दूसरा पॉइंट आता है, एक वर्ड आता है खिलवतुस सही। खिलवतुस सही क्या है? ये मैरिज के चैप्टर में हम लोगों ने देखा था व्हाट इज द खिलवतुस सही, जिसे कहते हैं वैलिड रिटायरमेंट। वैलिड रिटायरमेंट वैलिड रिटायरमेंट को डिफाइन किया है मुल्ला ने कि व्हेन द हस्बैंड एंड वाइफ आर एलोन टुगेदर अंडर सर्कमस्टेंसेज विच प्रेजेंट नो लीगल, मोरल और फिजिकल इम्पेडिमेंट टू मैरिटल इंटरकोर्स, दे आर सेड टू बी इन ए वैलिड रिटायरमेंट। इसे कहते हैं खिलवतुस सही। खिलवत माने होता है एलोन, अकेले में होना। तो डिफाइन ये किया गया है कि जब पति और पत्नी किसी ऐसी स्थिति में अकेले रहते हैं, दे आर एलोन टुगेदर, कि उन्हें मैरिटल इंटरकोर्स यानी जो अज़वाजी ज़िंदगी उनकी है, जो शादीशुदा उनकी लाइफ है, उनमें जो अधिकार है, जो कर्तव्य उनको पूरा करने में उन्हें किसी प्रकार का अवरोध नहीं है, न लीगल, न मोरल और न फिजिकल। इफ देयर इज नो इम्पेडिमेंट इन द मैरिटल इंटरकोर्स, तो ये जो टाइम है, ये जो अकेले ये रहते हैं, तो कहा जाता है वैलिड रिटायरमेंट। तो वैलिड रिटायरमेंट जो है ये प्रिजम्पशन का लॉ है। इट हैज सेम लीगल इफेक्ट एज एक्चुअल कंज्यूमेशन एज रिगार्डिंग डावर। इसका प्रभाव क्या है वैलिड रिटायरमेंट का? जहाँ तक डावर के भुगतान का, महर के भुगतान का प्रश्न है, तो कहा जा रहा है कि इसका प्रभाव एक्चुअल कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज का होगा। तो ये जस्ट इट इज एन प्रिजम्पशन, ये प्रिज्यूम किया जाएगा कि इस पति पत्नी के बीच में विवाह कंज्यूमेट हो चुका है। अगर ये साबित हो जाए कि ये दोनों वैलिड रिटायरमेंट में रह चुके हैं, तो जब वैलिड रिटायरमेंट अगर साबित हो जाएगा तो कन्फर्मेशन ऑफ डावर ये ड्यू हो जाएगी। थर्ड देखें, बाय डेथ ऑफ आइदर हस्बैंड और वाइफ। पत्नी की मृत्यु हो जाए या पति की मृत्यु हो जाए, यदि डावर का भुगतान नहीं किया गया है तो ऐसी डावर ड्यू हो जाएगी, दे हो जाएगी। डावर के बारे में एक पॉइंट और है, द वाइफ में रिमिट द डावर और एनी पार्ट इन फेवर ऑफ हस्बैंड। कि ये पत्नी यदि चाहे तो अपनी पति के द्वारा दे महर में ये या उसके उत्तराधिकारियों के पक्ष में महर की रकम को कम कर सकती है,
ये कम महर भी पूर्ण संतुष्टि के रूप में एक्सेप्ट कर सकती है। तो ये हम देख रहे थे, ये पॉइंट था जो डावर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार की होती है। तो इसमें आपसे जो एक फुल क्वेश्चन है और दूसरा इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है कि जो बचा काइंड ऑफ डावर क्या है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके बाद एक पूछा जाएगा व्हाट इज़ मेहर मिसल, यानी व्हाट इज़ प्रॉपर डावर। तो ये दो शॉर्ट पॉइंट इसमें है। और कन्फर्मेशन ऑफ डावर, डावर कब निश्चित हो जाती है, जिसके भुगतान निश्चित करना पड़ेगा, तो बाई कंज्यूमेशन ऑफ द मैरिज, बाई खिलवत सही और वैलिड रिटायरमेंट, और तीसरा बाई डेथ ऑफ आइदर हस्बैंड और वाइफ। तो हमने इसमें डिस्कस किया कि डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन में आप फिर से देख लीजिए, अब्दुल रहीम क्या कहते हैं कि विवाह के उपलक्ष्य में पत्नी के सम्मान में अधिरोपित दायित्व है। मुल्ला कहते हैं कि ये विवाह के प्रतिफल के रूप में पत्नी प्राप्त करने के अधिकारी है। अब्दुल कादिर वर्सेस सलीमा के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यह कहा है कि इसे महर की तुलना विक्रय मूल्य के रूप में ही की जाती है, लेकिन ये जो प्रतिफल का शब्दावली है, द टर्म कंसिडरेशन is not used in the sense in which it is used in the contract act। लेकिन प्रोफेसर अली ने इसे क्रिटिसाइज किया है। फिर हम काइंड्स ऑफ डावर को देखेंगे कि निर्धारित डावर, उसमें 2 पॉइंट हैं, प्रॉम्प्ट डावर तुरंत दे, मांगने पर दे, और डिफर्ड डावर बाद में दे। फिर अनिर्धारित डावर जब हम आते हैं तो उसमें एक सवाल आपको निकलता है, मेहर मिसल यानी प्रॉपर डावर क्या है और उसका आधार क्या होगा। फिर आज की क्लास में हम देख रहे हैं कन्फर्मेशन ऑफ डावर। पेमेंट ऑफ डावर कन्फर्म कब होगा, सुनिश्चित कब हो जाएगा, उसके 3 पॉइंट हैं, बाय द कंज्यूमेशन ऑफ मैरिज, बाय प्रूफ ऑफ वैलिड रिटायरमेंट, खिलवत सही। और खिलवत सही के बारे में जानिए, शिया लॉ डज नॉट रिकॉर्ड दिस प्रिंसिपल ऑफ खिलवत सही वैलिड रिटायरमेंट, यानी वैलिड रिटायरमेंट का प्रिजर्वेशन शिया लॉ में मान्य नहीं है। थर्ड, हमने देखा कि पति या पत्नी की मृत्यु होने पर, पत्नी की अगर मृत्यु हो गई है तो उसके उत्तराधिकारी डावर की डिमांड, दावा वसूल सकते हैं, दावा कर सकते हैं। तो ये 3 पॉइंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे कि व्हाट इज़ द नेचर ऑफ, एक फुल क्वेश्चन अक्सर आता है, द नेचर ऑफ डावर, डावर की इसकी प्रकृति क्या है, ये अलग से हम डिस्कस करेंगे। आज क्योंकि बेसिक हमें डावर के बारे में बताना था, तो वो आपने देखा कि डावर क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसके काइंड्स क्या है, इसका कन्फर्मेशन क्या है। और उम्मीद होगी कि ये ब्रीफ क्लास जो है, इसे आपको डावर समझने में मदद मिली होगी। थैंक यू।